हाय गाइस, वेलकम टू प्रॉब्लम मेनिया। सो आज हम लोग वापस से क्वांटम मैकेनिक्स पर बात करेंगे। और पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे क्लासिकल फिजिक्स कहाँ पर वॉयलेट होता है, क्वांटम मैकेनिक्स की कहाँ पर ज़रूरत आई थी, रिलेटिविटी किस चीज़ की नीड है, और लाइट्स के काफ़ी बारे में जाना था, काफ़ी फेनोमेनन्स देखे थे उसके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमने जाना था कि आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट डजेंट गिव आइडेंटिकल रिजल्ट्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो आज हम लोग कुछ इससे आगे बात करेंगे, और आज हम लोग काफ़ी आगे जाएंगे, कुछ लॉज पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे, कैसे रेडिएशन इमिट होती है, कैसे रेडिएशन अब्जॉर्ब होती है, रेडिएशंस का क्या इम्पैक्ट होता है, और वेव नेचर्स के भी बारे में कुछ कुछ बातें करेंगे। तो 19th सेंचुरी में जब ये बातें चल रही थी, क्वांटम मैकेनिक्स के ओरिजिनेशन उस समय होने, मतलब कि काफ़ी लाइट पर काफ़ी वाद विवाद हो रहा था। तो उस समय एक साइंटिस्ट का नाम काफ़ी उभर कर आया था, किरचॉफ। किरचॉफ ने बहुत सारे रूल दिए थे काफ़ी फील्ड में, इलेक्ट्रिसिटी हो या कई अदर अदर चीज़ हो, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में भी उनका काफ़ी बड़ा हाथ है। तो किरचॉफ ने उस समय कहा था कि कोई भी बॉडी हो, कोई भी, चाहे कोई भी बॉडी हो, आपका हाथ, ये पेन, ये कॉपी, कोई भी दुनिया की कोई भी बॉडी हो, वो हर समय कुछ ना कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर रही होती है, और सराउंडिंग के हिसाब से कुछ ना कुछ रेडिएशंस इमिट कर रही होती है। सारी की सारी रेडिएशंस नहीं एब्जॉर्ब होती है, और सारी की सारी रेडिएशंस नहीं इमिट होती हैं। कुछ रेडिएशंस, कुछ पार्ट ऑफ रेडिएशंस इमिट होती हैं, और कुछ पार्ट्स ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब होती हैं। जैसे हम लोगों ने लाइट के केस में देखा था पिछली बार कि ये लाइट की एक सरफेस थी पिछले वीडियो में, और उसमें से कुछ 20% पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ था और 80% पार्ट रिफ्रैक्ट हुआ था। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही होता है। तो और जो ऑब्जेक्ट या फिर जो वस्तु पूरी की पूरी रेडिएशंस एमिट या ऑब्जॉर्ब कर ले, उसे हम एक अलग नाम दिए हैं। उसने उस अलग नाम दिया जाता है, और उस नाम को किरचॉफ ने दिया था ब्लैक बॉडी, जिसे हम लोग ब्लैक बॉडी कहते हैं। और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अब ब्लैक बॉडी क्या होती है, या फिर ये कैसे बनाई जा सकती है। तो एक तो बहुत बेसिक तरीका है, सिंपल तरीका है इसे बनाने का, कि आप कोई भी एक बड़ा सा बॉल लें, कोई भी एक बड़ी सी चीज़ लें, मेटल की चीज़ लें, रिफ्लेक्टिंग सरफेस लें, और ये पूरा स्फेरिकल करके यहाँ पर हल्का सा गैप छोड़ दें। हल्का सा गैप छोड़ने से क्या होगा कि अगर कोई भी, यहाँ पर कोई भी रे अगर इसके अंदर आएगी, कोई भी रे आएगी, तो वो टकराएगी, और बहुत 10 to 0 प्रोबेबिलिटी है कि वो इस छेद से वापस से बाहर निकल जाए। तो ये टकरा के अंदर ही रह जाएगी हमेशा के लिए। तो ये ब्लैक बॉडी का काम करेगा। ये अगर कोई चीज़ एब्जॉर्व किया तो वो उसके अंदर है, 100% एब्जॉर्व हो रही है। या फिर आप कोई भी एक दूसरा स्फेयर लें और उसका टेम्परेचर फिक्स कर दें, उसकी कोई एक फिक्स्ड टेम्परेचर हो, किसी भी एक सराउंडिंग में उसकी फिक्स टेम्परेचर कर दे, तो उसके जो अंदर जो जनरेट होगी रेडिएशन और जो रिफ्लेक्ट हो रही होगी रेडिएशन, उसे भी हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन कह सकते हैं। सेम रेडिएशन उसे भी कहा जा सकता है। तो ये जब चीज़ें चल रही थी, ये ब्लैक बॉडी वगैरह, तो इन जैसे ही किरचॉफ ने इस चीज़ को या ये लॉ प्रपोज किया अपना, तो इस पे काफ़ी स्टडी कर रहे थे, काफ़ी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे स्टडी किया, और कुछ कुछ अपना ऑब्जर्वेशन किया, और कुछ अपने नए प्रस्ताव रखे इस दुनिया के सामने। तो उसमें से एक नाम काफ़ी फेमस है, वीन्स। और इनका जो लॉ था वो था वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये हमें मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना भी है, 11th-12th में भी शायद है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इससे काफ़ी सवाल भी आते हैं। और वीन्स ने हमें क्या कहा था कि उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया था। एक्चुअली आप अगर घर पे, अगर आपके पास कुछ एक बल्ब हो और कोई एक वोल्टेज का एक सोर्स हो जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जैसे एक बल्ब है और उसकी एक फिलामेंट है, मान लीजिए ये,
और आपके पास कोई भी एक वोल्टेज का सोर्स हो जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, जिसे आप वेरिएबल वोल्टेज सोर्स कह सकते हो, तो मान लीजिए आपने शुरू में 20 वोल्ट दिया, तो आपको हल्का सा कुछ नहीं दिखा होगा, एक कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, आपको कोई भी रोशनी नहीं दिखी होगी उस फिलामेंट में। आपने उसको 40 वोल्ट किया, 50 वोल्ट किया, 60 वोल्ट किया, 70 वोल्ट किया, तो धीरे धीरे आपको पहले शुरू में लाल कलर दिखना, हल्का सा लाल कलर दिखना, रेडिश कलर, फिर उसके बाद थोड़ा और येलोइश कलर, ऑरेंज कलर, फिर लास्ट में एकदम जब आपने फुल कर दिया हो तो वाइट कलर दिखना आपको चालू हो गया था। तो उन्होंने इस पर एक समझिए एक ग्राफ बनाया, एक रफ ग्राफ बनाया। तो मैं ये विजुअल रेंज तय कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने ये बल्ब का ही एक्सपेरिमेंट लिया है और ये 400 से 700 का आपका विजुअल रेंज होता है नैनोमीटर में, ये लैम्डा है और ये एनर्जी है। तो अगर आपने शुरू में जब जो वोल्टेज बढ़ा कर दिया होगा और आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो उस समय ये ग्राफ कुछ ऐसा बना होगा। कहीं दूसरे रेंज में ये कुछ ना कुछ एनर्जी के साथ होगा, क्योंकि ये विजुअल रेंज में नहीं है इसीलिए हमें वो लाइट दिखाई नहीं देती है। और अगर थोड़ा थोड़ा आपने वोल्टेज को फिर बढ़ाया, आपको हल्का सा रेडिश कलर दिख रहा होगा। तो ये हल्का सा, अब रेडिश कलर दिखा है तो ये इस रेंज में आया होगा, क्योंकि 700 के आसपास हमें रेड दिखता है। तो ये हल्का सा यहाँ पर हल्की इंटेंसिटी का एकदम रेड कलर दिखा। फिर आपने धीरे धीरे बढ़ाकर पूरा कर दिया होगा तो आपको वाइट लाइट दिख रहा होगा, यानी सारे कलर्स का मिक्सचर। तो ये आपको वाइट लाइट दिख रहा है। अब ये 400 से 700 के बीच में आपने वोल्टेज कर दिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा आपका निकला और आपका एनर्जी जनरेट हुआ। तो ये आपको 400 से 700 के बीच में सारे कलर्स उसमें दिखे और इसीलिए आपको वाइट लाइट दिखा। तो कुछ ऐसा उन्होंने ग्राफ प्रपोज किया था, जिस ग्राफ में उन्होंने कहा था कि ये टेम्परेचर T1 है, ये T2 है और ये T3 है। अब जैसे इस एक्सपेरिमेंट की ही बात कर लें, तो आपने अगर मान लीजिए बहुत कम वोल्टेज दिया होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग बहुत कम करंट जाएगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग बहुत कम टेम्परेचर जनरेट होगा फिलामेंट में, जिसके कारण आपको वो विजुअल रेंज में लाइट नहीं प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाओगे, करंट बढ़ेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ा, करंट बढ़ा और ये T1, T2, T3 है, तो हम कहेंगे T3 ग्रेटर दैन T2 ग्रेटर दैन T1। और उसके कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो लैम्डा है वो आपको घटता हुआ नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब कि अगर हम ये इसे लैम्डा 3 कहें, इसकी मैक्सिमम एनर्जी का लैम्डा 2 और इसकी लैम्डा 1, तो हम कह सकते हैं लैम्डा 1 इज़ ग्रेटर देन लैम्डा 2 इज़ ग्रेटर देन लैम्डा 3। तो इस चीज़ को लेकर के वीन्स ने एक लॉ दिया था। तो आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप देख रहे हो ये ग्राफ पीछे की तरफ घिसक रहा है। तो वीन्स का जो लॉ था वो था लैम्डा m, यानी लैम्डा कोरस्पॉन्डेड टू मैक्सिमम कोरस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम एनर्जी इनटू T इनटू टेम्परेचर, जो टेम्परेचर आप प्रोवाइड कर रहे हो, इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट विच कांस्टेंट इज B. B is a constant and the value of this V is 2.898 into 10 to the power 3 meter Kelvin. This is the value of this 2.898 into 10 to the power minus 3 meter Kelvin, lambda m into T. ये वीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ है और ये काफ़ी फेमस लॉ है और इस लॉ पर भी कितनी स्टडी हुई है। फिर वीन्स ने एक अपना इक्वेशन दिया था, उन सब चीज़ों के भी बारे में देखेंगे हम। तो अब उसी समय पर वीन्स के अलावा एक और साइंटिस्ट रहे जिन्होंने ब्लैक बॉडी को लेकर के या रेडिएशन को लेकर के एक लॉ दिया था। उनका नाम था स्टीफन, और हम स्टीफन लॉ के नाम से उनके लॉ को जानते हैं। स्टीफन ने कहा था कि एनर्जी ऑफ द ब्लैक बॉडी U is proportional to T to the power 4, टेम्परेचर रेज टू पावर 4। ये उनका लॉ था और ये लॉ ब्लैक बॉडी के लिए था। और अगर किसी जनरल बॉडी की बात करें तो उसे E से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और E का मतलब होता है एमिसिविटी। E का मतलब होता है एमिसिविटी और ब्लैक बॉडी के लिए जो E होता है, E की वैल्यू 1 होती है। तो अगर किसी जनरल बॉडी के लिए हम इस लॉ को डिफाइन करें तो वो सिग्मा E T टू दी पावर 4 होगा।
और ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी उन्होंने डिफाइन किया था पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, ये एनर्जी उन्होंने डिफाइन किया था। और अगर हम इस एनर्जी की बात करें तो अगर हमें पर यूनिट एरिया नहीं निकालना है, आपको एनर्जी निकालनी है सिर्फ, तो आप पावर निकाल सकते हैं। ये पावर को निकालने के लिए आपको सिग्मा ए ई टी टू दी पावर 4 लिखना होगा। तो ये पावर हो जाएगा, ये पावर जो जनरेट होगा ये पर यूनिट टाइम पावर होगा, जिस अब एरिया से मल्टीप्लाई किया, और अगर आप इसे एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एनर्जी जो होगी वो सिग्मा ई टी टू दी पावर 4 होगी किसी जनरल बॉडी के लिए, और ब्लैक बॉडी के लिए E1 होता है, इसलिए एनर्जी जो होगी वो सिग्मा टी टू दी पावर 4 होगी। ये स्टेफन का लॉ था उस समय का कि रेडिएशन किस तरीके से जनरेट होता है, किस तरीके से बॉडी में अब्जॉर्ब होता है और रिलीज होता है। तो और अब हमें उस समय एक परेशानी आई कि आपको किसी डी लैम्डा के लिए आपको किसी एनर्जी को डिफाइन करना है। जैसे ये लैम्डा आपने लिया किसी लैम्डा पर, और उस जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कि लैम्डा टू डी लैम्डा की अगर हम बात करें वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम उसे कहेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, उससे हम लोग डिफाइन करते हैं यू लैम्डा डी लैम्डा से, यू लैम्डा डी लैम्डा से, यू लैम्डा डी लैम्डा से डिफाइन करते हैं। और अब इसका इंटीग्रेशन या फिर इसका इंटीग्रेशन हमें टोटल एनर्जी के बारे में उस समय बता पाएगा कि अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दिए तो टोटल एनर्जी जो भी उस टेम्परेचर पर जनरेट हुआ होगा हर एक कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की, हर वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग, तो इसका समेशन हमें उसका आंसर देगा। लेकिन उस समय क्लासिकल मैकेनिक्स के पास, क्लासिकल फिजिक्स के पास ऐसा कोई भी लॉ या कुछ भी ऐसा थियरी नहीं था जो हमें किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एनर्जी बता सके। जैसे अगर हम कह दें कि इस वेवलेंथ पे अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो कितनी एनर्जी होगी, या फिर इस वेवलेंथ पे कितनी एनर्जी होगी, या फिर इस वेवलेंथ पे कितनी एनर्जी होगी, तो एनर्जी का कोई इक्वेशन उस समय क्लासिकल मैकेनिक्स के पास नहीं था। क्लासिकल फिजिक्स इसे नहीं सॉल्व कर सकती थी उस समय। लेकिन कुछ सालों बाद एक साइंटिस्ट थे मैक्स प्लैंक करके, उन्होंने एक अमेंडमेंट, कुछ करेक्शंस किए क्लासिकल फिजिक्स में, और उन्होंने पहली बार कुछ करेक्शन करके क्लासिकल फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स की एक नई शुरुआत की थी। और मैक्स प्लैंक ने ये इक्वेशन दिया था कि एक पर्टिकुलर लैम्डा या पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर हमें कितनी एनर्जी मिलेगी। तो अगले वीडियो में हम लोग उस पर बात करेंगे, और रेले जीन्स की लॉ पर भी बात करेंगे, जिन्होंने सबसे पहले एनर्जी के उस इक्वेशन को निकालने की कोशिश की थी, पर उन्होंने एक मिस्टेक की थी। उनका इक्वेशन काफ़ी कम फ्रिक्वेंसी वाले ऑब्जेक्ट्स पर, काफ़ी कम फ्रिक्वेंसी पर काम करता था, और मैक्स प्लैंक ने बाद में एक अमेंडमेंट, एक करेक्शन किया था जो रिवॉल्यूशन बन गया उस समय, और क्वांटम फिजिक्स के एक नए एरा को उन्होंने जन्म दिया था। तो मैक्स प्लैंक के बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे और उनकी लॉ के बारे में बात करेंगे। सो इफ़ यू लाइक्ड आवर वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।